दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन या एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का 8वां अध्याय जो है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं और उनका निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवाल क्या हैं उनको इस अध्याय में हम जानेंगे और ये जानेंगे कि देश काल की और परिस्थितियों के बदलाव के कारण लोकतंत्र की चुनौतियां भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने तौर तरीकों और नतीजों में किस तरह से अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम उन तरीकों के बारे में ये भी जानेंगे कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही हम राजनीति को सुधारने और लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने के बारे में भी जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं चिंतन चुनौतियों का। दोस्तों 9वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान की पुस्तक में हमने देखा था कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार किस प्रकार से हुआ है और उसके बाद हमने ये देखा कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है और इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न ही कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको किसी अन्य शासन व्यवस्था से कोई चुनौती नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं को जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो हम जानेंगे कि लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियां भी हैं। दोस्तों दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने कई प्रकार की गंभीर चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां जो हैं दोस्तों किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। और अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं क्योंकि हर देश की स्थिति परिस्थिति और समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है और इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। और इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं नहीं हैं वहाँ लोकतंत्र के सामने और भी बड़ी चुनौती है। लेकिन जो अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके सामने अपने विस्तार की चुनौती है। लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसी ही चुनौतियां हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए, तभी किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। और भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी ये चुनौती है। और तीसरी प्रमुख चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है क्योंकि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में ये चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और वर्ताओं को मजबूत करना शामिल है और यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए ये चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। और यदि हम संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की
कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना है। यानी जो लोकतंत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनकी कार्यप्रणाली, क्रियाविधि और कार्य पद्धति को सुधार कर उनको मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों, अलग अलग जो है लोकतंत्र से जुड़ी लोगों की उम्मीदें होती हैं और अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अपेक्षाएं भी होती हैं। इसलिए चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। इसका मतलब संक्षेप में संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और उनको मजबूत करना, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, लोकतंत्र में आइए देखते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के सामने चुनौतियां विद्यमान हैं, किस प्रकार की। दोस्तों, हमने पहले ही कहा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चुनौतियां मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए, इसमें जो कार्टून है वो जो है कई प्रकार की चुनौतियों को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर मुबारक फिर चुने गए। तो इसमें देखिए, पैट्रिक कैपेट केगल कार्टून्स द्वारा निर्मित है। क्या हम इन डब्बों को खोलें? तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर जो सैनिक तानाशाह हैं वो मुबारक से फिर पूछ रहे हैं कि क्या हम इन डब्बों को खोलें। यानी डब्बों को खोले बिना ही वो फिर से चुनाव जीत गए हैं या फिर निर्वाचित मान लिए गए हैं। और लोकतंत्र पर नज़र, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोकतंत्र पर नज़र रखी जा रही है। तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? तो देखिए, यहाँ पर बंदूक से लोकतंत्र दूरबीन से नहीं या किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं बल्कि बंदूक से देखा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए उदारवादी लैंगिक समानता, तो लिबरल पार्टी की मांग है लैंगिक समानता और बराबरी की भागीदारी, और अपनी पार्टी के नेताओं के चयन में ये लागू नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर केवल एक महिला को आप देख सकते हैं कि केवल एक महिला, यहाँ पर इतने पुरुषों के बीच में एक महिला जो है निर्वाचित है। लेकिन ये लोग, लिबरल पार्टी लैंगिक समानता और बराबरी की बात करता है। चुनाव अभियान का पैसा, तो यहाँ पर देखिए ये कार्टून जो है ये दर्शाता है कि किस तरह से चुनाव आयोग का पैसा जो है व्हाइट हाउस को सजाने संवारने या व्हाइट हाउस के सामने बिछ गया है, ये चुनाव अभियान का पैसा। दोस्तों, इस तरह से लोकतंत्र के सामने कई विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। मैक्सिको में पीआरआई की पराजय के बाद सन 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव हुआ था और पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की थी। चुनावी धांधली की शिकायत इस प्रकार है कि जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने पक्ष में चुनाव को रिजल्ट या चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में कर लेता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं होता है। क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव है वो जनता की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यदि कोई एक पार्टी धांधली करके सत्ता में आता है तो इससे जनमत की उपेक्षा होती है। चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है, और ये एक दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। एक दलीय पद्धति का ये दोष है कि चीन में जो पार्टी है वो अपने दल व्यवस्था में कोई सुधार नहीं बनाना चाहती है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ संग्रह कराते थे, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगते थे। तो ये सैनिक तानाशाही का एक प्रकार से स्वरूप था। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में सैनिक तानाशाही द्वारा सत्ते पर कब्जा किया जाता था। इराक में नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं रख पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो स्थिति परिस्थिति है कि सांप्रदायिक हिंसा करके जो है अगर जो कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो अपने धर्म के अनुयायियों को भड़काकर दूसरे लोगों के खिलाफ उनमें हिंसा करवाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया गया और उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव है। तो देखिए किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों पर कुठाराघात
किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया गया। जो चीज़ पहले उन्होंने गोरे लोगों ने अश्वेत लोगों के साथ किया था, वही नेल्सन मंडेला के जाने के बाद जो है वहाँ उनके आगे के जो उत्तराधिकारी हैं वो कर रहे हैं। अमेरिका में गुआंतानामो बे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते थे और अमेरिका उनकी बातों मानने से इनकार करता था। दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो लैंगिक भेदभाव और धार्मिक भेदभाव का शिकार है। लैंगिक आधार पर भेदभाव और धार्मिक आधार पर भेदभाव सऊदी अरब में। यूगोस्लाविया के कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई जाति के लोगों के बीच जाति तनाव और यूगोस्लाविया इसके कारण बिखर गया। तो ये एक प्रकार से जातीय टकराव या जातीय भेदभाव का शिकार था। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो तरह तरह के समय और परिस्थितियों या देश काल और परिस्थितियों में चलती हैं। बेल्जियम में संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला, लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट थे। उनकी अधिक स्वायत्तता की मांग की गई। स्वायत्तता की मांग की जाती है इसलिए ताकि उनके अधिकारों को अधिक तवज्जो दिया जाए या अधिकारों का संरक्षण किया जाए। श्रीलंका में 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू हुई। श्रीलंका में तमिल और सिंहली लोगों के बीच, आप जानते हैं, तमिल और सिंहली लोगों के बीच टकराव था और इसमें काफ़ी हद तक गृह युद्ध की समाप्ति के बाद इसमें जो है सामंजस्य या जो है एकता बनाने का प्रयास किया गया है। अमेरिका में नागरिक अधिकार, अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अभी भी गरीब, कम शिक्षित और कमज़ोर स्थिति में हैं। तो उनके भी जो है समानता और बराबरी के लिए पूर्ण प्रयास, ताकि उनके व्यक्तित्व का, उनके सामाजिक आर्थिक स्वरूप का विस्तार हो सके, उसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तरी आयरलैंड में गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव है। तो ये आपसी विश्वास का अभाव भी लोकतंत्र के समक्ष खतरा पैदा करता है। नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म किया गया और संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया। तो ये देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जो है शासन प्रणाली का जो एक रूप है वो हमेशा सही नहीं होता है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। बोलीविया में जल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन किसी देश के जो संसाधन हैं उन पर उस देश के लोगों का हक होता है और यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या कोई ऐसी संस्था जो उनके अधिकारों को छीनती है, यदि उसका प्रतिरोध किया जाए तो उससे काफ़ी हद तक देशवासियों में जो है एकता और उनके बीच सामंजस्य की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति को कुछ दायरों में जब हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि एक से अधिक देशों में कुछ चुनौतियां जो थीं और कुछ कार्टूनों में हमने देखा था कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो संवैधानिक बनावट की चुनौती, जैसे किसी देश में राजतंत्र है वहाँ पर किस प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाए। लोकतांत्रिक अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे अधिकारों की बात की जाती है, तो किस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार व्यक्तियों को मिले। संस्थाओं का कामकाज, जैसे कुछ संस्थाएं लोकतांत्रिक रूप में लेकिन कुछ तानाशाही रूप में अपना काम करती हैं, लेकिन लोगों के जनभावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनको कार्य करना होगा। चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही आवश्यक हैं, इससे सत्ता में जाने का मौका मिलता है लोगों को, और यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं तो वो भी लोकतंत्र की एक चुनौती है। संघवाद और विकेंद्रीकरण, ये ऐसा मुद्दा है किसी देश की शासन व्यवस्था का जिसमें जो है इकाइयों को किस प्रकार से अधिकार और स्वतंत्रता दिए जाए, उनकी शक्तियां किस प्रकार से निर्धारित की जाएं, उनके बारे में भी बात की जाती है। राजनीतिक संगठन जो होता है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए। दोस्तों, देखिए, कुल मिलाकर भारत में अगर जो हम इसकी बात करें तो भारत में लोकतंत्र के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है,
पहला नंबर आधार तैयार करने की चुनौती है और लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती है। जैसे विस्तार की चुनौती ये है कि इसमें जो एक तबका जिसको कम जानकारी है, अशिक्षित, गरीब और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। राजनीतिक रूप से निष्क्रिय लोगों को राजनीति में भाग लेने या उनको अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। और गहराई तक मजबूत करने का मतलब ये कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़े और लोग ये समझ सकें कि हम इस लोकतंत्र के निवासी हैं और ये हमारा बनाया हुआ लोकतंत्र है। दोस्तों, समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। इसमें जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद और धार्मिक और नृजाति भेदभाव, ये सारी चुनौतियां भारत में जो है लोकतंत्र की चुनौतियों के रूप में आती हैं हमारे सामने। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है राजनीतिक सुधारों पर विचार करने का। दोस्तों, प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी होती हैं। हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव को लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहा जाता है। और वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार से हम किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मॉडल जाने बिना उस चुनौती का सामना कैसे किया जाए उसके बारे में कोई तरीका नहीं सुझा सकते। दोस्तों, हम आज अपने देश में वांछित सुधारों की एक सूची बना सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। कुछ सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर दिए जा सकते हैं और ये सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार के लिए, उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए अपना सकते हैं। पहली बात यह है कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगी, ये सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन विधिक संवैधानिक बदलावों को लाने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। एलबीडब्ल्यू के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव पेच को कम किया जा सकता है, पर ये कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। ये काम मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से होगा, यानी कि कानून बनाने भर से नहीं, उसका क्रियान्वयन भी जरूरी है। दूसरी चीज़ ये कि कानूनी बदलाव करते समय इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार इसके परिणाम बिल्कुल उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके चलते अनेक गरीब और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई हैं, जबकि ऐसा करने के पीछे ये मंशा नहीं थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते और राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के बढ़ावा देने या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वो हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को ये जानकार बनाने, लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। और ये ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाता है और देखिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और कठोर दंड आयत करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद भी करता है। तीसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि इससे नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार हुआ या नहीं, ये देखना ज़रूरी है।
चौथी बात यह है कि राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान होने की चिंता के साथ ये सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा, और ये मान लेना समझदारी नहीं कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। दोस्तों, इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर किया जाए जिसमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो आइए कुछ सुधारों की योजना बनाते हैं। दोस्तों, कुछ चुनौतियां हैं जिनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, डॉक्टरों की अनुपस्थिति ये एक चुनौती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण में पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो अधिकतर डॉक्टर हैं वो अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए शहर जाना होता है या प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। इसमें सुधार के प्रस्ताव ये किए गए कि सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। दूसरी बात यह कि डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा मारना चाहिए और ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। और इन जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। दूसरी एक चुनौती है राजनीतिक दलों का चंदा। दोस्तों, चुनौती ये है कि लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों और उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यावसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है और आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसों की बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज़ वे उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। इसके लिए सुधार के प्रस्ताव ये हो सकते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखे जोखे को सार्वजनिक किया जाए और इनका लेखा सरकारी ऑडिटरों से किया जाए। और दूसरी चीज़, चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलनी चाहिए। दोस्तों, राजनीति को सुधारना क्या है? तो यहाँ पर देखिए, रोज ने आखिरकार मैडम लिंगदोह को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया और ये वो योजना वो कुछ समय से बना रही थी। मैम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वो कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए प्रकरण छेड़ा। कौन सा? मैडम लिंगदोह को एक बारगी वो कार्टून नहीं याद आया। मैन, वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की ज़रूरत होगी। लिंगदोह मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराईं। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार और दल और देश का शासन चलाने उनके तौर तरीकों से नाराज थीं, पर वे चाहती थीं कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? हाँ मैम। क्या ये घटिया नेता लोग हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेवार नहीं हैं? मेरा मतलब भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ के लिए। लिंगदोह मैडम ने कहा, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्त पाने भर की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे? रोज ने कहा, हाँ, मैंने तो इस पर सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है कि वे इनकी तरह के न हों। संभव है कि आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आएँ। लिंगदोह मैडम ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अगर लोग ज़्यादा चौकस रहें, दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और ख़राब नेताओं को हटाएं, अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट न हों। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मैम? बीच में ही रोज ने कहा। लिंगदोह मैडम ने कहा, मैं ये नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं हैं। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते हैं जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वो मेरे साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों या मेरी जानकारी के मध्यम वर्गीय पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हों।
राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से सभी भ्रष्ट नहीं हैं और कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं। रोज ने हार नहीं मानी। मेरे कहने का मतलब ये था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। लिंगदोह मैडम ने कहा, रोज सीधे साधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी हैं ही, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। और जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आ सकता है। तो इस चर्चा से आपने क्या समझा? दोस्तों, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है। दोस्तों, लोकतंत्र की कौन सी परिभाषाएं दी गई थी? दोस्तों, लोकतंत्र शासन का वो स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लेते हैं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर हर किसी को होना चाहिए। विकल्प चुने जाने के इस तरीके में ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। और शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जो है उनको व्यवहारिक हिसाब से लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी और हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करना अब आसान हो गया है। दोस्तों, हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं हैं। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक सरकार को अपने नागरिकों को देना चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और ये चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है और ये भी कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है और अल्पसंख्यक की आवाज़ों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और लोकतंत्र की एक और चर्चा सरकार और उसके कामकाज तक आगे आती है कि भेदभाव को समाप्त करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम ये जो है लोकतंत्र में किया जाता है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ हम नहीं जाते हैं कि किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हमने परिभाषित किया था। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिनको पूरा किया जाना चाहिए और फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। दोस्तों, अच्छा लोकतंत्र कैसे परिभाषित किया जा सकता है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए किस विशेषता का होना ज़रूरी है और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज़ें निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ये हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एक कार्टून है, इसमें पढ़ना 2 पंक्तियों के बीच की बात। तो कभी कभी होता है कि जो बिटवीन द लाइंस जो वाक्य लिखा गया है, जो सीधे सीधे नहीं लिखा गया होता है, लेकिन उसका भाव समझने की आवश्यकता होती है और इसी आधार पर हमको भी लोकतंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए शासन से आगे बढ़कर लोकतंत्र की उस भावना को समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।